नेफेड तूर, उड़द, मसूर और चना, इसमें ई समृद्धि के माध्यम से प्रोक्योरमेंट का कार्यक्रम चला रही है। 5 सालों का आंकड़ा देखें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग करीब 30 लाख मीट्रिक टन से भी ऊपर प्रोक्योरमेंट खाली नेफेड ने किया है। प्रोक्योरमेंट विभिन्न स्कीम्स के अंतर्गत होता है, जिसमें PSS है, PSF है, PDPS है। 10,000 FPOs की स्कीम के अंतर्गत ये परिकल्पना थी कि जितने भी FPOs बना रहे हैं ये बेसिकली हमारे स्मॉल मार्जिनल और जो किसान थे उन लोग को एक स्केल का एक एडवांटेज मिले। मार्केटिंग लिंकेजेस के साथ न सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी हम लोग उसको रेडी कर सकें। एक जो मनोबल है किसान का, वो अपने आप को एक खेत तक सीमित नहीं रखकर एक एग्री इंटरप्राइज, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक अच्छे एक स्ट्रैटेजी के रूप में, एक कंपनी के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। दलहन तिलहन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो या फिर FPO के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाने का उद्देश्य, इन सभी चीजों को लेकर नाफेड इस समय अहम भूमिका निभा रहा है। किस तरह से नाफेड इस काम को अंजाम दे रहा है, आने वाली योजनाएं क्या, इन चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं नाफेड के MD दीपक अग्रवाल जी से, जो इस समय हमारे साथ में हैं। आज भारत को दलहन तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है। 4 दालें हैं शायद जिनके 100% प्रोक्योरमेंट का भी लक्ष्य है। भारत सरकार तूर, उड़द, मसूर और चना, इसमें ई समृद्धि के माध्यम से प्रोक्योरमेंट का कार्यक्रम चला रही है, जिसमें नेफेड और NCCF 2 संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। और तूर, उड़द, मसूर के लिए उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग ने ये रखा है कि जो भी किसान हमारे पोर्टल पे ई समृद्धि के माध्यम से या स्टेट में जहाँ पर स्टेट पोर्टल माध्यम से खरीद हो रही है वहाँ पर वो रजिस्टर कराता है, तो भारत सरकार उनके समस्त प्रोड्यूस को परचेस करने के लिए कृत संकल्प है। इन तूर, उड़द, मसूर में और चना में भी जहाँ भी ऐसी स्थिति आती है तो वहाँ पर भारत सरकार जो केंद्रीय नोडल एजेंसीज़ हैं और जो हमारे स्टेट लेवल एजेंसीज़ हैं उनके माध्यम से उन किसानों को MSP पे इन 3 दाल प्लस चना को खरीदने के लिए कृत संकल्प है। किसान को ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो अगर मार्केट प्राइस MSP से ऊपर है तो मार्केट में बेच सकता है, और अगर मार्केट प्राइस MSP से नीचे है तो हमारे नियरेस्ट हमारे जो भी प्रोक्योरमेंट सेंटर है वहाँ पर जाकर बहुत ही एक सरल तरीके से अपने उत्पाद को वहाँ पर बेच सकता है। अभी इसके आप क्या परिणाम देख रहे हैं? किसानों का जो रुझान है वो दलहन तिलहन की तरफ किस तरह देख रहे हैं? जितना अगर आप 5 साल का आंकड़ा निकालेंगे तो जो प्रोक्योरमेंट है उसकी क्वांटिटी में डेफिनेटली वृद्धि हुई है। जैसा तूर है, उड़द है, मसूर में जो हम लोग का बफर स्टॉक का भी लक्ष्य होता है उसके भी करीब हम लोग नज़दीक रहते हैं। और पिछले 5 सालों का आंकड़ा देखें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग करीब 30 लाख मीट्रिक टन से भी ऊपर प्रोक्योरमेंट खाली नेफेड ने किया है। अगर NCCF का फिगर मंगाना लगे तो ये भारत सरकार के दृष्टिगत ये नंबर और बढ़ जाएंगे। और इस साल भी जो स्थिति लग रही है कि हम लोग डेफिनेटली पिछले साल के कंपैरिजन में आगे रहेंगे। और अगर आप पिछले विगत 5 सालों में देखें तो ये प्रोक्योरमेंट ऑलमोस्ट अलग अलग कमोडिटी में अलग 3 से 4 गुना बढ़ गया है। तो जो भारत सरकार की स्कीम है उसका डेफिनेटली एक बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। 3 दालों का तो पिछले साल से ही एक आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत में ये प्रोक्योरमेंट शुरू हुआ है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले सालों में इसका और अधिक अच्छा परिणाम हम लोग को विभिन्न स्टेट्स गवर्नमेंट के सहयोग से हम लोग को देखने को मिलेगा। अगर हम प्याज की बात करें तो हाल में 13% की बढ़ोतरी की गई बफर खरीद कीमत में। ये फैसला एक तो किस आधार पर हुआ और दूसरा भविष्य में दलहन तिलहन को लेकर अगर बात करें तो बफर मूल्य की समय समय पर समीक्षा की कोई नीति? ये MSP का निर्णय बहुत सारी इनपुट होती है, एक बहुत उच्च स्तरीय कमेटी होती है, विभिन्न स्टेक होल्डर से कंसल्ट करने के उपरांत एक न्यायसंगत निर्णय लिया जाता है उसमें। और समय समय पर जब भी भारत सरकार इसका, और अगर पिछले समय में देखें तो MSP पे निरंतर वृद्धि हो रही है। जहाँ आपने प्याज का जिक्र किया, प्याज का एक प्रोक्योरमेंट PSF के अंतर्गत होता है, जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स संचालित करता है। इसमें एक DAPP का रेट का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हर वीक में जो डोका डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स विभिन्न मंडियों का रेट देखते हुए एक प्रोक्योरमेंट का रेट तय करती है, जो 1 वीक के लिए लागू होती है। तो इस साल नेफेड को 1 लाख मीट्रिक टन का हम लोग को लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से हम लोग ने करीब 60% के आसपास पूर्ण कर लिया है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के कंज्यूमर इसके स्कीम्स हैं, लेकिन हम लोग इसका परचेस भी फार्मर्स के माध्यम से ही करते हैं। और इस साल पहली बार इसका प्रोक्योरमेंट भी इस समृद्धि पोर्टल के माध्यम से ही हुआ, और किसानों का आधार बेस्ड पूरा डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद ही और उसका पेमेंट भी प्रॉपर एक प्रक्रिया निर्धारित करके सीधे किसानों के खाते में ही पेमेंट किया गया। सर, नाफेड की तरफ से क्या जो विभिन्न राज्य हैं उनकी जो प्रमुख फसलें हैं उनकी MSP
एमएसपी पर खरीद को एक समान बनाने, पूर्वानुमानित करने, इस मामले में भी कुछ काम कर रहा है कि किसान जो है उसे एक भरोसा रहे फसल बोते समय? प्रोक्योरमेंट विभिन्न स्कीम्स के अंतर्गत होता है, जिसमें PSS है, PSF है, PDPS है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स है, बहुत सारी स्कीम्स होती है। और जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट अपना प्रपोजल आइदर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को भेजता है या डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को भेजता है। मैं केवल दलहन, तिलहन और बाकी कुछ अनियन और उनकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें फिर भारत सरकार उनमें एक जो भी प्रक्रिया निर्धारित है, उनका पूरा क्रॉप डेटा, प्रोडक्शन डेटा लेने के पश्चात निर्णय लेती है। फिर जो केंद्रीय नोडल एजेंसीज़ हैं जैसे नेफेड और NCCF, उनको निर्देश दिए जाते हैं और अब उनकी जो भी SOP तय है PM आशा गाइडलाइन के, उसके बेसिस पे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ समन्वय करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के समन्वय करने के उपरांत स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से भी हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर खुलते हैं, लेकिन 3 दाल प्लस ग्राम, दैट इज़ तूर, उड़द, मसूर प्लस ग्राम में भारत सरकार ने अक्टूबर 2025 में कुछ संशोधन किया, जिसमें नेफेड और NCCF सीधे अपने प्रोक्योरमेंट सेंटर्स भी वहाँ पर खोल सकती है विभिन्न स्टेटों में, जिसके कारण मैंने कहा कि हम लोग का जो प्रोक्योरमेंट की क्वांटिटी है उसमें भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। सर, छोटे और जो सीमांत किसान हैं उनके पास संसाधन बड़े सीमित हैं, तो जिस तरह से नेफेक्स पोर्टल है या ई नीलामी की व्यवस्था है, इसका लाभ वो किसान भी ले सकें, उन्हें किसी तरह की सहायता उपलब्ध कराने के लिए कुछ व्यवस्था आप लोग की तरफ से? किसान के लिए 2 बहुत प्रमुख पोर्टल हैं जिनका उपयोग किसान कर सकते हैं और विभिन्न माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार उनके लोकल लैंग्वेज में भी कर रहे हैं। सबसे पहला है कि जब भारत सरकार जो सीधे प्रोक्योरमेंट करती है MSP पे, उसके लिए ई समृद्धि पोर्टल है। पहले नेफेड और NCCF का अलग अलग पोर्टल हुआ करता था, लेकिन भारत सरकार के निर्देश पे अब एक ही पोर्टल हो गया है। तो फार्मर को एक ही बार रजिस्ट्रेशन कराना है, चाहे प्रोक्योरमेंट सेंटर नेफेड का हो या NCCF का हो, उनको बार बार रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। बस केवल जब आपका प्रोक्योरमेंट का सीज़न होता है तो उसको इतना ही बताना होता है कि भाई कौन सा क्रॉप है, और उसका संबंधित डेटा ऑटोमेटिकली एग्री स्टैक से फेच हो जाता है और फिंगरप्रिंट्स और उनका फेशियल ऑलरेडी पहले से उसमें डेटाबेस में उपलब्ध होता है, तो वो नियरेस्ट प्रोक्योरमेंट सेंटर में जाकर वो बेच सकता है। दूसरा है जो मंडी का जो पोर्टल है, वो है अपना है ई-नाम पोर्टल, जिसका भी एक रिवाइज्ड वर्जन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसमें मंडी में अगर किसान जाता है तो पहले से ही एट फार्म गेट से ही वो अपना प्रोड्यूस को लॉट बनाकर ई-नाम में अपलोड कर सकता है, और उसके बाद उसका ऑक्शन ऑनलाइन होता है और अपना फार्म वहाँ पर मंडी में जाकर जो भी भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन और कई सारे और उसमें मैकेनिज़्म है पेमेंट के, उसको मैकेनिज़्म में उसको प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ तक अपने नेफेक्स की बात की, नेफेक्स बेसिकली जो हम लोग PSS और PSF के अंदर प्रोक्योरमेंट करते हैं, उसमें जो बफर स्टॉक और विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट या विभिन्न इंस्टीट्यूशन जैसे आर्मी को सप्लाई करने के उपरांत जो स्टॉक बच जाता है उसको हम लोग ओपन मार्केट सेल करते हैं। उस ओपन मार्केट सेल के लिए पहले नेफेड और NCCF प्राइवेट पोर्टल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में नेफेड ने अपना पोर्टल भी nefex.in बना लिया है। लेकिन ऑक्शन अभी भी मल्टी पोर्टल सिस्टम से होता है, जिसमें 4 पोर्टल पे साइमल्टेनियसली ऑक्शन मिलता है और जिसमें भी बेस्ट रेट मिलता है उस रेट पर उस वेंडर को वो कमोडिटी दे दी जाती है। तो नेफेक्स एक पोर्टल ऐसा है जो PSS और PSF के अंतर्गत जो हमारा स्टॉक ऐसा होता है जिसको हम लोग ओपन मार्केट सेल में डालते हैं, उसके लिए बना है। हमारे जो किसान भाइयों के लिए, जैसे मैंने कहा कि ई समृद्धि और जो हमारा ई-नाम का पोर्टल है वो एक बहुत उपयोगी पोर्टल है, जिसका दोनों का पोर्टल का उपयोग चाहे तो मंडी में बेचने के लिए या अगर PSS PSF के अंदर प्रोक्योरमेंट हो रहा है तो वो किसान इसका ई समृद्धि का पोर्टल का यूज़ कर सकता है। क्या स्थिति अभी देख रहे हैं? क्योंकि जब हम ग्राउंड पे आते हैं बहुत जगह FPO वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे जो एक सपना देखा गया था, एक उद्देश्य रखा गया था। 10,000 FPOs की स्कीम के अंतर्गत ये परिकल्पना थी कि ये जितने भी FPOs बना रहे हैं ये बेसिकली हमारे स्मॉल मार्जिनल और जो किसान थे उन लोग को एक स्केल का एक एडवांटेज मिले और ये लोग एग्री इंटरप्राइज के रूप में हम लोग इसको बढ़ा पाएँ और वो लोग एक कंपनी के रूप में अपना स्थान स्थापित कर सकें, जिसमें वो हर के साथ compete करके अपना मार्केटिंग लिंकेजेस के साथ न सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी हम लोग उसको रेडी कर सकें। इस दिशा में हम लोग ने आज का जो अभी हमने एक कार्यक्रम भी किया था जिसमें बायर सेलर्स मीट करवाई थी। इनको एक प्रोफेशनल एग्री एंटरप्राइज के रूप में उभारने के लिए हम लोग उनका हैंडल कर रहे हैं, जिसमें CBBOs भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनीज़ को भी हम लोगों ने आबद्ध किया है, जिसमें उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको फूड प्रोसेसिंग से जोड़कर, पैकेजिंग से अच्छी पैकेजिंग से जोड़कर हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में अच्छे स्टोर्स में उनको प्रोडक्ट को ले आ सकें, ई-कॉमर्स के माध्यम से उनको बिकवा सकें, उसके बाद उसको हम एक्सपोर्ट के लिए भी करा सकें। इसमें कुछ FPOs ने बहुत अच्छा काम भी किया है।
जैसे कि हम लोग के कुछ एफपीओस हैं जो आज मिलेट प्रोसेसिंग में, हनी प्रोसेसिंग में न सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में अपने सामान की सप्लाई कर रहे हैं, बल्कि विदेशों में भी उनका सप्लाई जा रहा है। साथ साथ हम लोगों ने इनको अपना जो नेफेड का ब्रांड है उनको भी बहुत एफपीओस को दिया, जिसमें वो नेफेड के ब्रांड में भी अपनी मार्केटबिलिटी बढ़ाने के लिए नेफेड ब्रांड का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ हम लोग ओएनडीसी का प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर रहे हैं, जिसमें एफपीओस अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। हमारे नेफेड के अपने जो स्टोर्स है उसमें भी हम लोग उनको जोड़ रहे हैं, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल सप्लाईज़ हैं हम लोग की, उनके साथ भी हम उनको जोड़ रहे हैं कि वो चाहे तो प्रोसेस्ड या सेमी प्रोसेस्ड या रॉ मटेरियल भी अपनी एफपीओस के माध्यम से, और या फिर एफपीओस का एक कॉन्ग्लोमरेशन, मतलब अगर एक क्लस्टर है जिसमें मान लीजिए 50 एफपीओस हैं या 25 एफपीओस हैं जो एक ही कमोडिटी पे काम कर रहे हैं और ज्योग्राफिकली अगर आसपास हैं, तो जैसे हनी का हम लोगों ने क्लस्टर बनाया जो ज्योग्राफिकली आसपास है, नॉर्थ ईस्ट में है, उसी तरह मिलेट्स का भी है, उसी तरह बैम्बू का भी है, उसी की तरह कई जगह हमारे दालों का भी एक एफपीओस है। उनको हम लोग अब थोड़ा सा प्रोसेसिंग, चाहे तो वो किसी स्कीम के माध्यम से उनका प्रोसेसिंग हम लोग कराएं, या फिर पहले स्टेप में हमने कहा कि आप, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका अपना प्लांट हो, आप आउटसोर्स करके प्रोसेसिंग कराएं जिससे वैल्यू एडिशन हो सके। और साथ साथ जो एक्सपोर्टर्स हैं, तो फर्स्ट स्टेज में जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं के माध्यम से उनका एक्सपोर्ट का भी रास्ता खुल रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एफपीओ स्कीम में हो सकता है कि सारे 10,000 के 10,000 एक मापदंड में नहीं कर पाए, लेकिन इसमें से काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे एफपीओस निकलेंगे जिसमें वो अपने आप को एक प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ाएंगे और इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने आप को स्थापित करके अपना टर्नओवर बढ़ाएंगे। आज भी एफपीओस कुछ हैं जिनके पास 10 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है उनकी, और उन्होंने अपना प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया है। सर, जहाँ पर एफपीओ अच्छा काम कर रहे हैं, क्या बदलाव आप लोग देख रहे हैं? जो किसान है वहाँ क्या बदलाव देख? सबसे बड़ा बदलाव एक माइंडसेट का है। पहले जो एक किसान अपने गांव तक ही सीमित होता था और उनका जो भी प्रोड्यूस है चाहे गांव में या वो सरकारी सिस्टम से माध्यम से बिकता था, आज वो किसान एक बड़ा विज़न लेके आगे बढ़ रहा है। वो अपने गांव से, अपने स्टेट से आगे बढ़ के उनके प्रोडक्ट बड़े बड़े स्टोर्स में लग रहे हैं, और न सिर्फ स्टोर्स में लग रहे हैं, बाकी कुछ जगह एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। तो एक उनको सबसे बड़ा बदलाव आया कि उनके कॉन्फिडेंस आया कि हम लोग भी बाकी जितने भी हम लोग बाहर में देखते हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम मजबूती के साथ अपना स्थान बना सकते हैं। हमारे किसान भाइयों बहनों में कोई मेहनत में कमी नहीं है, कोई उनके कॉम्पिटेंस में कमी नहीं है, केवल उनको ज़रूरत थी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, जो प्लेटफॉर्म 10,000 एफपीओज़ और विभिन्न माध्यम से उनको प्रोवाइड किया गया, और उस माध्यम का यूज़ करके आज एफपीओज़ क्या बेसिकली किसानों का ही एक समूह है, तो वो सारे किसानों का समूह एक मजबूती के साथ अपने प्रोडक्ट को आगे ले जा रहा है। और मैं आपको दावे के साथ यह बात बोल सकता हूँ, मैंने खुद देखा है कुछ एक प्रोडक्ट्स उनके इतने अच्छे हैं और इतने कॉम्पिटिटिव हैं कि आज किसी भी बड़ी कंपनियों के मुकाबले वो अपने प्रोडक्ट को स्थापित कर रहे हैं, और बहुत सारी बड़ी कंपनियां इनसे अपना प्रोड्यूस लेकर उनको फिर आगे भी बेचने का काम कर रही है। तो एक जो मनोबल है किसान का, वो अपने आप को एक खेत तक सीमित नहीं रखकर एक एग्री इंटरप्राइज, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक अच्छे एक स्ट्रैटेजी के रूप में, एक कंपनी के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और इसका एक कोलैटरल एडवांटेज ये हुआ कि अब किसान केवल अपने जो खेती के उत्पाद थे उसका नहीं, वो ऑल्टरनेटिव बिजनेस मॉडल भी देख रहा है। आज वो स्टोर्स खोल रहा है और पेट्रोल पंप्स के लाइसेंस ले रहा है एज ए एफपीओ। उससे उसका एक ऐसा एडिशनल इनकम आ रहा है जो पहले उनको नहीं आ रहा था इंडिविजुअल के रूप में, लेकिन एफपीओ के रूप में वो एडिशनल इनकम आ रहा है। बहुत सारे सीड लाइसेंसेस, पेस्टिसाइड लाइसेंसेस, ये जो रेगुलेटरी चीज जो थे उनके माध्यम से भी उनका बन रहा है, इनपुट का कॉस्ट घट रहा है। तो एक किसान ज़्यादा स्वावलंबी और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एक ज़्यादा भविष्य के रूप में जो बोलते हैं फ्यूचर रेडी, वो फ्यूचर रेडी बन रहा है। आपने अभी बात की स्टोर्स ओपन करने की एफपीओ के भी, और आपने बात की अभी नाफेड के ब्रांड के तहत उत्पाद बेचने की। नाफेड भी 6 जगह शायद अभी अपने स्टोर्स खोलने जा रहा है। अपने स्टोर्स हैं, लेकिन हमने 100 एफपीओ/पैक्स को हम लोगों ने फ्रेंचाइजी मॉडल पे ऑलरेडी हमारे स्थापित हो चुके हैं, जो 100 हमारे एफपीओस के स्टोर्स चल रहे हैं और उनका रिस्पांस भी अच्छा आया है। इसको हम लोग और बढ़ा रहे हैं, और हम लोग आने वाले समय में किस एफपीओस स्टोर्स में ये सिनर्जी का खेल है। इसमें ऐसा नहीं कि एफपीओ केवल नेफेड के जो प्रोडक्ट रखेगा। मैंने कहा जितने एफपीओस हैं, अगर एक एफपीओ मिलेट में काम कर रहा है, दूसरा एफपीओ अगर हनी में काम कर रहा है, तीसरा एफपीओ को अगर ऑयल सीड में काम कर रहा है, तो भाई उस एफपीओ का ऑयल सीड को क्रश करा के उसका ऑयल हर स्टोर में जा सकता है। एक एफपीओ का या एक ग्रुप ऑफ एफपीओ का हनी हर स्टोर में जा सकता है। तो एक बहुत बड़ी सिनर्जी बनेगी कि आपस में कॉपरेशन अमंग एफपीओस, जो एक दूसरे के प्रोडक्ट हैं,
स्टोर्स कॉमन पॉइंट ऑफ सेल होगा, लेकिन वो सारे के प्रोडक्ट रखेगा। और इन प्रोडक्ट को हम लोग अगर ई कॉमर्स के माध्यम से भी हम लोग पुश करें सबको एक समय, तो एक बहुत बड़ा जो इसका बोलता है ना कि पॉजिटिव रिपल इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। जो नाफेड की ये स्टोर हैं, ये इनका क्या कॉन्सेप्ट किस तरह से रहेगा, किसानों को किस तरह फ़ायदा होगा? इसमें हम लोग एफपीओ से कोई भी जो एफपीओ और पैक्स को हम लोग जो फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, इसमें कोई हम लोग उनसे सिक्योरिटी या कुछ भी नहीं ले रहे हैं। उसमें हम उनको बोलते हैं भाई आप जितना भी आपकी क्षमता उतने का सामान आप नेफेड हम उनको डोर स्टेप पर डिलीवर कराते हैं कॉम्पिटिटिव रेट पे। और उसके बाद जो उनका मार्जिन होता है वो एमआरपी तो फिक्स्ड है, लेकिन एमआरपी के अंदर में जो भी उनको लगता है जितना मार्जिन उनको रखना चाहिए वो मार्जिन अपना रखते हैं। इसमें खास बात यह है कि वो कोई ज़रूरी नहीं कि केवल नेफेड के ही प्रोडक्ट रखेगा। हम नेफेड के प्रोडक्ट केवल वो अपना एक नेफेड के जो प्रोडक्ट लेंगे, उसके अलावा वो अपने प्रोडक्ट्स भी रख सकता है। और मैंने कहा नेफेड खुद भी जो अपने प्रोडक्ट्स बना रहा है उसका रॉ मटेरियल या कई जगह प्रोसेस भी हम लोग एफपीओ को ले रहे हैं। जो हनी बना रहे हैं, हनी हम लोग नॉर्थ ईस्ट से ले रहे हैं, जम्मू कश्मीर से ले रहे हैं। मिलेट्स के एफपीओ में हम मिलेट्स के जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हम लोग एफपीओ जो है मिलेट्स के उनसे ले रहे हैं। हम लोग जो अभी दालों का भी कर रहे हैं कि उसमें कई जगह दालें हम लोग उनसे ले रहे हैं अभी। तो इसलिए इस तरह की से हम लोग जो अपना भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें भी हम लोग एफपीओ को एज अपने सप्लाई चेन में उसको हम लोग जोड़ रहे हैं। सर, धान, गेहूं, गन्ना, कपास जैसी फसलों को लेकर अभी नाफेड सीधे तौर पर बहुत सक्रिय नहीं है, तो इससे जुड़े किसानों को नाफेड की योजनाओं का फ़ायदा कैसे मिले? क्या कुछ विस्तार की योजना अभी? इसका एक एनवायरनमेंट बना हुआ कि ये कैसे चलता है। तो मैंने कहा कि जो भी प्रोड्यूस का होता है उसका अगर स्टेट चाहती है तो स्टेट जो है सबसे पहले अपना एक रिक्वायरमेंट भारत सरकार को भेजती है। भारत सरकार उसका जो भी प्रोडक्शन डेटा है, उसका प्रिवेलिंग मार्केट रेट है जो, और उसमें जो एमएसपी है उस पर चर्चा करके स्टेट गवर्नमेंट के साथ चर्चा करके एक निर्णय लेती है कि हम लोग इसका प्रोक्योरमेंट आगामी सीजनों में करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग जैसे एजेंसीज़ का रोल सामने आता है, जब हम लोग को निर्देशित किया जाता है कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्रोक्योरमेंट उस पर स्टेट में करना है, इतनी क्वांटिटी तक करना है, ये एमएसपी होगा, ये प्रक्रिया होगी। और पीएम आशा गाइडलाइन के तहत हम लोग इसका प्रोक्योरमेंट करते हैं। तो ऐसा किसी कमोडिटी की बाध्यता नहीं है कि हम लोग केवल उस नई कमोडिटी का करते हैं। ये जो उस समय की कमोडिटी का जो रेट प्रिवेल कर रहा है और जो उसकी प्रोडक्शन की स्टेटस है, जैसे हम लोग कोपरा भी करते हैं, कोकोनट का प्रोक्योरमेंट करते हैं हम लोग, सनफ्लावर भी करते हैं, सैफ्लावर भी करते हैं। तो ये इसलिए सामने ज़्यादा नहीं आ पाता चूँकि उनकी जनरली क्वांटिटी उतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन हम लोग ऑयल सीड्स में सारे तरह के ऑयल सीड्स करते हैं। हम लोग पूर्व में कॉटन भी हम लोग ने किया है। तो ऐसा नहीं कि कॉटन नहीं किया, लेकिन वो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि वर्तमान में उस स्थिति में आवश्यकता किस चीज़ की है। कई बार होता है भंडारण में चीज़ें खराब भी हो जाती हैं, उस स्थिति से बचने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? इसमें जैसा कहा कि मैंने गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है जिसमें हम लोग पीएसएस और पीएसएफ के अंतर्गत प्रोक्योरमेंट करते हैं। उसमें स्पष्ट है कि हम लोग चाहे तो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन या स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से स्टोरेज करते हैं। हम लोग इंडिविजुअली गोडाउन हायर नहीं करते। कुछ एक जो कमोडिटीज़ हैं जिसमें जैसे अनियन हो गया, तो जो एक बहुत रिलेटिवली लेस सेल्फ लाइफ वाले जो प्रोड्यूस हैं उसमें हम लोग कुछ जगह अपना वेयर हाउस है, जैसे नासिक में अनियन में अपना 2 वेयर हाउसेज हैं। और बाकी फिर हम लोग वहाँ पर जो प्राइवेट वेयर हाउस होते हैं वो जो टेम्परेरी नेचर के होते हैं उनको हायर करते हैं। लेकिन अभी हाल में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन एक, हाल में तो नहीं, अब हो गया कुछ समय, उसमें काफ़ी एम्बिशियस स्कीम लॉन्च की है जिसकी काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त हो रही है, जिसमें वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड स्टोरेज प्रोग्राम बनाया है, जिसमें हम लोग अभी तक 345 जो गोडाउंस जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उनके द्वारा निर्मित, उसमें भी सब्सिडी का भी कंपोनेंट है जो भारत सरकार उनको प्रोवाइड करती है। उनको हम लोग हायरिंग एश्योरेंस देते हैं कि वो गोडाउन अगर वो बना लेते हैं तो उसका एक हायरिंग एश्योरेंस हम लोग देंगे नेफेड, और जिससे कि पैक्स की आर्थिक जो सस्टेनेबिलिटी और स्वावलंबन वो बढ़ सके। उस तरीके से भी हम लोग पूरे देश भर में इन करीब जो टारगेट है उसके हिसाब से 345 का ऑलरेडी दे दिया, और जितने भी और ऐसे प्रपोजल आते हैं उसको इवैल्यूएट करके और उसकी जो रूपरेखा भारत सरकार ने बनाई है उसके दृष्टिगत हम लोग उसको फायरिंग एश्योरेंस नेफेड और भी एजेंसीज है, एफसीआई भी है, एनसीसी भी, वो लोग भी देने का काम कर रही है। सर, कई बार प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि या सूखा, इसमें फसल की गुणवत्ता पे असर आ जाता है, जिसके बाद किसान जो है उसको एमएसपी का या जो बफर स्टॉक योजना उसका लाभ उससे नहीं मिलता। ऐसे में क्या कोई विशेष प्रावधान है नाफेड के पास? इसमें भारत सरकार द्वारा एक नॉर्म्स बने हुए विभिन्न कमोडिटियों के, जिसको हम लोग एफएक्यू बोलते हैं, फेयर एवरेज क्वालिटी नॉर्म्स, और वो नॉर्म्स फिक्स्ड हैं। और उसमें अगर ऐसी प्रासंगिकता आती है जहाँ पर लगता है कि कोई एक बड़े एरिया में किसी क्रॉप का नेचुरल प्राकृतिक कारणों के कारण उस क्वालिटी में ह्रास हुआ है, तो
कई बार स्टेट गवर्नमेंट उसका प्रपोजल भारत सरकार को भिजवाती है और भारत सरकार उसमें एक मंथन करके एक उचित निर्णय लेती है, जिसका निर्णय का कम्युनिकेशन जो क्रय एजेंसीज़ हैं, जो सेंट्रल नोडल एजेंसीज़ हैं और स्टेट लेवल एजेंसीज़ हैं, उनको दिया जाता है और उस हिसाब से प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। सर, जो नाफेड कल्याण फंड योजना है किसानों के बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसका जो दायरा है अभी तक कहाँ तक पहुँच गया, कितने किसान परिवारों को लाभ मिल पाया? ये नेफेड मेरे ख्याल से वन ऑफ दी पहली संस्था थी जिसमें बोला कि हम लोग किसानों से प्रोक्योरमेंट तो करते हैं, लेकिन आज उनके बच्चों के वेलफेयर के लिए भी हम लोग को कुछ करना चाहिए। तो नेफेड के बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि हम लोग 1% तक का अपना जो सरप्लस होता है हम लोग का, उसका धनराशि हम लोग उनके मेधावी छात्र जो हैं उनको हम लोग मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप देंगे। उसमें फार्मर्स हैं हमारे पोर्टल से जुड़े होने चाहिए, जो हमारी ई समृद्धि पोर्टल है, और अभी तक हम लोग ने इसे हाल में ही लॉन्च हुआ था, उसका SOP और उसका एक पोर्टल भी बना दिया गया है। अब उसमें एप्लीकेशंस आ गए, तो उसका हम लोग एक एक करके निर्णय नहीं लेते, उसमें हम लोग हर मंथ बैठ के जितने भी एप्लीकेशंस आते हैं उस पर मंथन करके उसके बाद एक कमेटी बनी हुई है जो उसको रिकमेंड करती है। तो अभी हम लोग ऑलरेडी जो अभी बस 1.5-2 महीने हुए हैं इस कार्यक्रम को शुरू हुए, तो 3 बच्चों को 3 मेधावी छात्रों को ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिल गई है। सर, पूर्वोत्तर के राज्यों में, पहाड़ी क्षेत्रों में खरीद केंद्रों की जो संख्या है उसको बढ़ाने की दिशा में कुछ काम हो रहा है, ताकि किसान को फसल बेचने के लिए बहुत दूरी तय ना करनी पड़े। किसान संगठन भी अक्सर ये मांग करते हैं। स्टेट्स प्रपोजल भेजने के उपरांत हम लोग जो 3 दाल प्लस ग्राम को छोड़ते हुए बाकी जितने भी दालें उनको स्टेट लेवल एजेंसीज़ के माध्यम से क्रय किया जाता है। तो हम लोग ने नेफेड की ओर से, जैसे इस बार पहली बार हम लोग ने बिहार में भी प्रोक्योरमेंट किया, वेस्ट बंगाल में भी हम जा रहे हैं, असम में हमने अपना ऑफिस ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर लिया है। हम लोग बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में भी अपने हमारे सब ऑफिसेज बन रहे हैं और वहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ हमारी इस बार परचेज़ भी हुई है और धीरे धीरे वहाँ भी विस्तार हो रहा है। और वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम लोग बैठकें कर भारत सरकार के मतलब उसमें गाइडेंस में और सहयोग में हम लोग नॉर्थ ईस्ट में भी अच्छा काम कर रहे हैं और इसको आगे भी और बढ़ाया जाएगा। लेकिन जैसा कहा है, मैंने कहा कि नेफेड इज़ मेनली इनटू पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। तो पल्सेस और ऑयल सीड में जहाँ भी जिन भी स्टेट्स में पल्सेस ऑयल सीड का दायरा है तो वहाँ पर हम लोग पहुँच रहे हैं, और अगर नॉर्थ ईस्ट में भी जो भी प्रपोजल आता है उसको पॉजिटिवली दिखवाकर वहाँ पर हम लोग खोला जाता है। सर, किसानों के साथ उपभोक्ताओं का ध्यान रखना भी बड़ा ज़रूरी है। तो कई बार जब कीमतें बढ़ रही होती हैं चीज़ों की, ऐसे में एक तरफ किसान को उचित मूल्य मिले, दूसरी तरफ उपभोक्ता जो है उसको चीज़ें महंगी ना मिलें, कैसे बैलेंस ये बनाते हैं आप लोग? नहीं, इसमें जैसे भारत सरकार की जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का भी इसमें भारत दाल, भारत आटा, भारत चावल की स्कीम चलती रहती है। इसमें एक सब्सिडाइज्ड रेट पे कंज्यूमर तक उन प्रोडक्ट को पहुंचाया जाता है और उसमें कई सारी एजेंसीज इन्वॉल्व है। तो हम लोग अपने स्टोर्स के माध्यम से, ई-कॉमर्स के माध्यम से, वैन्स के माध्यम से उन कमोडिटीज़ को हम लोग कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। पैक्स की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, बड़ा जोर दिया रहा है। तो पैक्स को मजबूत करने की दिशा में अगले 2-3 साल, 5 साल का क्या लक्ष्य लेके आप लोग चले? पिछले 4-5 सालों में डाटा देख लें तो जब से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनी है, पैक्स का जो पूरा एक ऑप्टिक्स था वो काफ़ी बड़ा परिवर्तन हो गया है, पूरा चेंज हो गया है। जिस तरह से लोग पैक्स को नज़रिए से देखते थे, आज पैक्स मॉडर्नाइज हो रही हैं, कंप्यूटराइज हो रही हैं, प्रोफेशनल हो रही हैं। न सिर्फ अपना केवल क्रेडिट और खाद बीज का काम कर रही है, बल्कि अपने दायरे से हटकर बहुत ऐसे काम कर रही है जो पहले उसमें काम नहीं हुआ करता था। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा जोर है कि पैक्स को हम लोग फाइनेंशियली न सिर्फ सस्टेनेबल बनाए, बट फाइनेंशियली बहुत एक वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वो बने। उस दिशा में पैक्स आज गोडाउंस का निर्माण कर रही है, जिनको हम लोग हायर कर रहे हैं। पैक्स को हम लोग प्रोक्योरमेंट का काम दे रहे हैं। पैक्स आजकल बहुत सारे ऐसे स्टोर्स खोल रही हैं, जिसमें मैंने नेफेड का भी स्टोर्स का बताया, तो पैक्स नेफेड स्टोर्स भी खोल रही है, पेट्रोल पंप भी खोल रही है, जन औषधि केंद्र भी खोल रही है। तो बहुत सारे ऐसे नए काम से पैक्स को जोड़ा गया है और पैक्स के जो पूरे कल्चर को भी चेंज करने के लिए और उसको और ट्रांसपेरेंट करने के लिए बहुत सारे जो नियम कानून है उसमें परिवर्तन किया गया है कि उनको एक कॉमन दायरे में लाकर हम लोग पैक्स को एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम लोग बना सके। और उस दिशा में बहुत तेज़ी से काम हुआ है और आने वाले समय आप देखेंगे कि जो पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो बहुत बड़ा होने वाला है। अभी आप देखेंगे कि कोऑपरेटिव में भारत टैक्सी का एंट्री हुई, कई सारी बड़ी कोऑपरेटिव संस्थाएं बनाई गई, नेशनल कोऑपरेटिव्स एक्सपोर्ट लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, सीड के लिए बीबीसीएल बनाया गया। उस तरीके से, और ये सब लोग नीचे से लेकर ऊपर तक की कड़ी जोड़ी हुई है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन और माननीय सहकारिता मंत्री जी का समय समय पे हम लोग को निर्देश और उनका गाइडेंस मिलते रहता है कि किस तरीके से
जो नीचे स्तर से लेकर कोऑपरेटिव का जो एपेक्स लेवल कोऑपरेटिव उसको कैसे जोड़ सकें और एक पूरा एक सप्लाई चेन बना सकें, और जिसके बेसिस पे जो भी एक बेनिफिट है, जो अल्टीमेट जो मार्केट का जो बेचने के बाद जो बेनिफिट है, जो उसका हम लोग सब्सटेंटिव पोर्शन किसानों और पैक्स तक हम लोग नीचे पहुंचा सके, जिससे जो अमूल का मॉडल है उसको रेप्लिकेट करने का और उसके सीख के और उसको बाकी सब जगह रेप्लिकेट करने का प्रयास और उस दिशा में ऑलरेडी काम चल रहा है। सर, जो थोड़े से कमज़ोर राज्य हैं वहाँ पर जो मार्केटिंग फेडरेशंस हैं, सहकारी समितियाँ हैं, उनको और मजबूत हो सके, मुख्य धारा में आके अच्छे से काम कर सके, उसके लिए क्या अभी प्रयास चल रहे हैं? इसमें सबसे बड़ा जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है आपका टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा इनेबलर बन रहा है कि हम लोग सबको विदाउट इन्वेस्टिंग टू मच ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ वी कैन वी मेक दोज स्टेट मार्केटिंग फेडरेशंस आल्सो प्रोफेशनल्स। और बहुत सारे मार्केटिंग फेडरेशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, न सिर्फ प्रोक्योरमेंट की दिशा में बल्कि आप मार्केटिंग में भी देखें तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट उनके बन रहे हैं। और अब ये चला है कॉपरेशन अमंग कॉपरेटिव्स। ये मार्केट भी आप जितने भी आपके चाहे मार्केटिंग फेडरेशन, ये सब कॉपरेटिव्स के रूप में ही है। तो कॉपरेशन अमंग कॉपरेटिव्स, हम लोग अब एक दूसरे के केवल कॉम्पिटिटर नहीं है, हम लोग एक दूसरे के कॉपरेटर भी हैं कि हम लोग एक दूसरे को कॉपरेट भी करें। तो जैसे प्रोक्योरमेंट का अगर बात करें तो उसमें सेंट्रल नोडल एजेंसी में हम लोग का भी रोल है, लेकिन अगर स्टेट लेवल पे जाएंगे तो आपने जैसा कहा कि मार्केटिंग जो फेडरेशन स्टेट की, उनका बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो मार्कफेड हो, चाहे राजफेड हो, चाहे हेफेड हो, उनका बहुत बड़ा रोल है। बाकी अन्य स्टेटों में भी अपने अपने मार्केटिंग फेडरेशन है। और न सिर्फ वो प्रोक्योरमेंट में, बल्कि मैंने कहा कि बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी मार्केटिंग फेडरेशन बना रहे हैं। सब लोग अपने अपने उनका बोर्ड है और हम लोग से भी काफ़ी जुड़े हुए हैं। और अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने जैसे सारे के सारे प्रोक्योरमेंट का जो पोर्टल उनका है और हम लोग का भी इंटीग्रेट हो रखा है। जैसे ई समृद्धि से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो उनका डेटा हमारे पास नहीं है, हमारा डेटा। और सब लोग आधार को अब बेस्ड पेमेंट जुड़ गए हैं, बायोमेट्रिक सबका जुड़ गया है। तो जो पहले, और ये सब मैंने कहा ये सब चेंजेस ये लास्ट फ्यू ईयर्स के देन है, जब से भारत सरकार, वर्तमान सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जब से बनी, एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस पूरा दिशा में आया। और कृषि मंत्रालय ने भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि हम लोग एक पूरे किसान के लिए ईज़ ऑफ जो डूइंग बिजनेस, केवल बिजनेसमैन जो बोलते हैं उनको नहीं है, एक किसान के लिए भी अपना प्रोडक्ट जो मेहनत से वो उगाता है उसको कितने आसानी तरीके से वो बेच सके और कितने पारदर्शी तरीके से उनका पेमेंट उनके खाते में पहुंच जाए। मैं यहाँ पे बताना प्रासंगिक समझूंगा कि आज की तारीख में सारा पेमेंट इस समृद्धि से आधार सीडेड अकाउंट में हो रहा है। नॉट जस्ट आधार नंबर हम लोग ले रहे हैं, उनके इस आधार नंबर से जो अकाउंट लिंक्ड है। तो अब ये नहीं हो सकता कि आदमी कोई बिचौलिया वो अपना कुछ दूसरा अकाउंट नंबर दे दिया और उस अकाउंट में पैसा चला जाएगा, नहीं। अब जो आधार, जो फार्मर का आधार है उसका बायोमेट्रिक होता है, उसका लैंड रिकॉर्ड्स या उसका जो डिजी क्रॉप सर्वे से एग्रीस्टेक से जुड़ा होता है, उसका जो प्रोड्यूस है उसका जब लेने के पश्चात कोई किसी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने, उसको ऑटोमेटिकली हम लोग का जो मैंडेट है 72 आवर्स, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी निर्देश हुआ 48 आवर्स का, उसको भी प्रयास करके 48 आवर्स के अंतर्गत में उनका किसानों का पेमेंट उनके खाते में बिना किसी झमेले के पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो आपने यहाँ पर सुना दीपक अग्रवाल जी को, जिन्होंने एफपीओ की जो भूमिका है उस पर भी बात की और ये भी बताया कि किस तरह से नाफेड जो है किसानों को फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए भी काम कर रहा है और उपभोक्ता जो है उसको भी नियंत्रित कीमत पर उत्पाद मिल पाए, ये भी साथ में ध्यान रखा जा रहा है। गुणवत्ता वाली चीज अगर किसान बाजार में लेकर आएंगे तो निर्यात यानी विदेशी बाजार भी पूरे खुले हैं उनके लिए। इसके लिए किस तरह से एफपीओ अपनी भूमिका निभा सकते हैं उन्हें बताया जा रहा है, उन्हें मजबूत किया जा रहा है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।